नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। फतेहपुर जनपद में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में फतेहपुर जनपद का क्या कुछ माहौल होने वाला है, उसको लेकर आज हम एक परिचर्चा करेंगे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जनपद के कई लोग मौजूद हैं, जिनमें परिचय करवा दें। आप हैं नफीस अहमद मुन्ना भाई, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हैं दिलीप सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हैं चंद्रभान सिंह त्यागी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हैं प्रज्वल दीक्षित जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप हैं दिलीप जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चुनाव में जो माहौल है इस बार वो बड़ा रोमांचक है, क्योंकि यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हैं, वो भाजपा की ओर से तीसरी बार प्रत्याशी हैं। इससे पहले 2 बार वो फतेहपुर की सांसद रह चुकी हैं, और चूंकि ये हाई प्रोफाइल सीट इस तरह से है कि जो सपा के अभी तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नरेश उत्तम, उनको फतेहपुर से सपा और इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। फतेहपुर से ही बसपा की ओर से मनीष सचान को टिकट मिला है। कुल मिलाकर फतेहपुर से 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और चुनाव की क्या कुछ गणित है, क्या कुछ होने वाला है, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई दशकों से जो है इन लोगों को लगभग जनपद के सारे आंकड़े मालूम है कि पीछे क्या होता रहा, फतेहपुर की जनता किस तरह से चुनाव में कैसे मतदान को में किस तरह से मतदान करती रही है। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि किस तरह से फतेहपुर में जो मतदान है इस बार का, उसमें मुद्दों पर है या जाति आंकड़ों पर ज्यादा लोगों का जोर है? जातीय आंकड़े यहाँ पे ज़्यादा हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह का दौर चल रहा है वो 2-3 दिन में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कमोबेश सब जातियों को साधने का पूरा प्रयास है सभी दलों का। तो आने वाले दिनों में ये है कि स्थिति साफ होगी। ये चुनाव दिलचस्प है, कोई ये नहीं कह सकता कि सपा ये कहे कि हम जीत रहे हैं, भाजपा कहे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव दिलचस्प है। लास्ट में एकदम पत्ते खुलेंगे। जैसे मत प्रतिशत जो रहा है वो साध्वी निरंजन ज्योति को 2014 की अपेक्षा 2019 में अधिक मत मिले और मत प्रतिशत अधिक रहा। तो क्या मोदी लहर की जो स्थिति है वो आज भी वैसे ही बनी है, या मतदाताओं में कुछ अन्य स्थिति है? नहीं, पूरा चुनाव तो अगर हम भाजपा के देखें तो केवल मोदी पर निर्भर है। प्रत्याशी को लेकर जैसे कि कई जगह तमाम तरह की बातें हैं, पार्टी में भी दरगाह है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो पूरा प्रभाव है वो मोदी पे है। और जो मौसम है, मौसम बहुत कुछ तय करेगा। जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 45 तक तापमान जाएगा, ये चुनाव के प्रतिशत को बहुत प्रभावित करेगा। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है, किन के बीच में जनपद में चुनाव है? चुनाव तो फिलहाल भाजपा और सपा के बीच में, लेकिन जबरदस्त टक्कर है। सर ये बताइए कि फतेहपुर का जो चुनाव है उसमें मुद्दे, चूंकि पिछली बार की जो स्थिति है इस बार की स्थिति है, मुद्दे गौड़ हो रहे हैं। जनता जो है उनके पास, जनता का ये कहना है, चूंकि कई जगह में गया तो जनता का ये कहना है कि मतदाताओं के पास प्रत्याशी नहीं पहुंच रहे, चुनाव में करंट गायब है। क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। इस बार चुनाव में जो देखा जा रहा है कि मतदाताओं को भाव नहीं मिल रहा है, मतदाताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। कोई भी पार्टी मतदाताओं के प्रति आकर्षित नहीं है, उनको आकर्षित करने का प्रयास नहीं कर रही है। सारी पार्टियों का, जितने 3 प्रत्याशी जो प्रमुख हैं, उनका जैसे ऐसा मानना है कि जिसको जहां वोट डालना है वहीं डालेगा। इनको प्रभावित करने, इनको कन्विंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चुनाव में जितना मतदाता उपेक्षित है उतना इसके पहले कभी देखा नहीं गया है। चुनाव किसके किसके बीच में, क्या लग रहा है आपको? और एक जो समीकरण अभी रहा कि लास्ट टाइम में अंतिम दिन सपा की ओर से नामांकन हुआ और काफी खींचातानी रही, क्या उसका चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है? जी हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जो टिकट में देरी की गई, और जो एक हवा चली कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हैं, और इसके तत्काल बाद, टिकट के नामांकन के तत्काल बाद उनका सपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाना, इसका बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट जनता के बीच गया है। और ये जो इम्पैक्ट है ये निश्चित रूप से परिणामों पर असर डालेगा, ऐसा माना जा रहा है। चुनाव किसके किसके बीच में लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव तो मुख्यतया भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। जो समाजवादी पार्टी या इंडी अलायंस का जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी से, उसके बीच है। लेकिन इस चुनाव में
बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, प्रत्याशी के बाहर होने और उसके इस चुनावी परिदृश्य में सबसे पिछड़े होने के कारण वो जरूर इसमें जो है असर डालेगा कि वो किस तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ बसपा का वोटर करके जा रहा है या सपा की तरफ जा रहा है, कितना उसका कटौती जो है कितने फीसदी किस पक्ष को मिल जाती है। देखिए 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनके परिणामों को अगर देखें और 2022 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनके परिणामों को देखें तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वजह ये है कि 2019 में और 22 में दोनों में जो अंतर था, डिफरेंस था, मतलब महागठबंधन हुआ 19 में और महागठबंधन में जो है बसपा की ओर से सुखदेव प्रसाद वर्मा प्रत्याशी थे और वो लगभग 1,95,000 मतों से वो हारे और साध्वी निरंजन ज्योति जीती। लेकिन 2022 में अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा ने 2 विधायकों की सीट खोई और जो मत का प्रतिशत रहा वो पूरे जनपद का, जो अगर आंकड़ों को जोड़ें तो पूरे जनपद के जो मत थे वो 7,000 का सपा के और जो है भाजपा के मतों का डिफरेंस रहा। तो कितना नज़दीक, चूंकि 2024 में है हम, तो नज़दीक में 22 का चुनाव हुआ है, तो वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है और कितना नज़दीकी चुनाव हो रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में जनता का रुझान, मतदाता की जो प्राथमिकताएं होती है वो अलग होती हैं। लोकसभा चुनाव में जहां मेरा मानना है, लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट के मतदाता ने ऊपर देखा है कि पार्टी की नीतियां क्या हैं, उस पर गए हैं, ऊपर किसका चेहरा सामने आ रहा है राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए, उस पर वोट गया है। और इस मामले में मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने जातीय जो विभाजन है उसको तोड़ने में सफलता पाई है। यह बात विधानसभा चुनाव में नहीं देखी गई और वहां जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ, प्रत्याशियों को लोगों ने देखा और उसके हिसाब से वोट हुआ। तो जहां राष्ट्र की बात, पार्लियामेंट चुनाव की बात आती है, वहां यहाँ का मतदाता जो है वो राष्ट्र को ऊपर मानता है, ऐसा माना गया है। और जहां विधानसभा का चुनाव होता है वहां जाति और वर्ग को प्रमुखता देता है। जनपद में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में जो है, चूंकि साध्वी निरंजन ज्योति 2 बार से सांसद है और तीसरी बार चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे कौन से मुद्दे जनपद के हैं जो मुख्यतः जो है चुनाव में इफेक्ट डालने वाले हैं? देखिए, एक बात पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जितना भी वोटर है वो विधानसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव को, दोनों को अलग अलग देखता है। जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो उसका सोच एक अलग होती है और विधानसभा में अलग होती है। फतेहपुर की आप बात करेंगे तो मुद्दे यहाँ पे कम हावी हैं, जाति आंकड़े हाजिर हैं। और अगर आप अब बात करेंगे, किसी प्रत्याशी से बात करेंगे, उनके समर्थकों से आप बात करेंगे, अगर उनसे आप बात करेंगे तो हर प्रत्याशी का, हर समर्थक, हर पार्टी का अपना रोड मैप है। वो ऐसा आपको रोड मैप बताएगा कि उसके रोड मैप पे आप भरोसा करेंगे तो हर कोई जीत रहा है। समाजवादी पार्टी आज दावा कर रही है कि हमारे पास कुर्मी कैंडिडेट है, हमारे पास यादव हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा, हम मिलकर के सीट को जीत लेंगे। अगर उनके इस आंकड़े में भरोसा कर लेते हैं तो इसके पिछले वाले चुनाव में सेम यही आंकड़ा था। सुखदेव वर्मा जी बसपा से थे और उस समय बसपा और सपा का अलायंस था और दोनों मिलकर लड़ रहे थे। उसके बाद भी भाजपा का चुनाव निकाल देना तो आप इस आंकड़े में भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसके पिछले चुनाव में जाएंगे तो राकेश सचान जो आज जिसमें भारतीय जनता पार्टी में है, उस समय अंगस्ट थे और उस समय भी तीसरे नंबर पे गए थे और बहुजन समाज पार्टी ने सेकंड नंबर पे गई थी और उस समय भी इस आंकड़े होने के बाद भी या कहे जातिगत आंकड़ों में तो चुनाव नहीं होया। चर्चा परिचर्चा कयासों तक तो जाति समीकरण ठीक है, लेकिन वोटर की मन की बात आप निकालेंगे तो वोटर जब जाता है तो वोटर के सेंट्रल को देखता है। वोटर से हम बात करते हैं, अगर हम लोग भी रिपोर्ट्स को भी कवर करते हैं, यही कहता है कि ठीक है हम यहाँ तो इनको वोट देंगे लेकिन ऊपर कौन देखेगा हमको, ये हावी हो जाता है। फतेहपुर की राजनीति की आप बात करेंगे तो एक ये दिलचस्प है कि जिस सीट ने आपको प्रधानमंत्री दिया है, जिस सीट ने आपको प्रधानमंत्री दिया है उसके बेटे यहाँ पे जमानत जब्त करा के चले गए। किसी इस सीट को, परंपरागत सीट किसी यहाँ के वोटर ने कभी नहीं बनने दिया है। वो अलग बात रही कि एक समय पे बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे कब्जा था, अभी सपा का है, लेकिन हम 2 चुनाव से इसको देख रहे हैं। जैसे कि भाजपा ने, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी ने यहाँ पे जैसा कहा कि मोदी का इम्पैक्ट आज भी है। विपक्ष के पास कोई ऐसा जादुई चेहरा नहीं है। वो अलग बात है कि अलायंस की बात होती है, हम भीड़ की बात करते हैं, भीड़ की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में देखा कि बहुत बड़ी बड़ी भीड़ थी, चारों तरफ लहर थी, समाजवादी पार्टी निकली, लेकिन बाद में परिणाम बिल्कुल दूसरा है। जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं है।
वो अलग बात है कि समाजवादी पार्टी को जनादेश मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी को भी कम आंकना गलत होगा, उसका वोटर साइलेंट है। अगर उनके हम रोड मैप पे, उनके हम दावों पे भरोसा करेंगे तो वो कहते हैं कि राकेश सचान जी बाहरी थे और फतेहपुर में आए, उन्होंने समाजवादी पार्टी से सरकार बना ली। आप उनसे बात करेंगे तो एक यहाँ महेंद्र निषाद थे, वो बाहर के रहने वाले थे, फतेहपुर में आए और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे चुनाव जीत गए। तो उनके रोड मैप पे जाएंगे तो भी जीत रहे हैं। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, समाजवादी पार्टी भले एक नुकसान ये जरूर हो सकता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष को टिकट देना और टिकट देने में इतना देरी करना, इतना रायता फैला देना, अब उसके बाद टिकट मिलने के 2 दिन बाद ही प्रदेश अध्यक्ष चला जाना, वो अलग बात है कि आप कौन सा प्रेस नोट जारी करते हैं। लेकिन जो पब्लिक है ना, पब्लिक की जो इम्पैक्ट है, जैसे कि क्या हुआ कि जब यहाँ पे नरेश उत्तम चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी बहुत सारे पदाधिकारी थे और सारे कार्यकर्ता थे, तन्मयता से लगे, हर तरीके से लगे हुए, तो उनको ये उम्मीद थी कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं और कल के मेरे फायदे के होंगे। अखिलेश जी का उस समय पे उसको प्रदेश अध्यक्ष से निकाल देना कहीं ना कहीं से उनके पावर को और उनकी भीड़ को कम कर देना है, जो भी उनका आंतरिक मामला हो। तो स्थिति आप देखेंगे, अगर हम लोग देखते हैं तो हाँ, चुनाव तो भाजपा सपा में है, लेकिन किसी को कम आंकना ये जल्दबाजी होगी। अब वोटर की जो बातें हैं ना कि जाति समीकरण हावी हो गए, स्थानीय मुद्दे भी कभी यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे, जाति समीकरण हावी तो हुए लेकिन एक हद तक, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। बसपा को जो स्थिति रही, चूंकि सुखदेव वर्मा पिछली बार जैसे बसपा की ओर से थे, इससे पहले 14 के चुनाव को भी बात करेंगे, चूंकि 19 की जो स्थिति थी तो सपा और बसपा एक साथ थी। बसपा को यहाँ फतेहपुर से टिकट मिला, सुखदेव वर्मा लड़े, और 2014 को अगर देखें तो राकेश सचान जो सिटिंग यहाँ के जो है MP थे, वो हारे और साध्वी निरंजन ज्योति जीती, लेकिन वो तीसरे नंबर पर चले गए। दूसरे नंबर पर बसपा आई। मैं इसमें बात तो मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि बसपा अगर दूसरे नंबर पे उस समय आई थी तो बसपा सपा अलग अलग थी और 19 में साथ में थी, तो बसपा का वोट बैंक तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन इस बार कितना इम्पैक्ट बसपा करने वाली? देखिए, दोनों चुनावों का आप आकलन कर लीजिए, 19 को कर लीजिए, 14 को कर लीजिए। 14 में भी प्रत्याशी कमजोर नहीं था, उस समय नसीमुद्दीन के बेटे अफजल सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे थे और राकेश सचान जी उस समय सिटिंग MP थे, उसके बाद लड़े, तीसरे नंबर पर गए थे। अगर उनके दोनों वोटों को जोड़ देंगे तब भी भाजपा आगे थी, दोनों को जोड़ देंगे तब भी भाजपा जीत रही थी। और ठीक पिछले चुनाव में भी अगर आप कांग्रेस को, जिसमें राकेश सचान जी बगौत करे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे, उनको 65,000 वोट मिले थे, उनको आप जोड़ लेंगे, आप उन पे सपा और बसपा के अलायंस के वोट को आप जोड़ लेंगे, तब भी वहां भी भाजपा निकल रही, जोड़ने की बात निकल रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस 5 साल में कोई ऐसा जादुई करिश्मा हो गया है या दोनों पार्टियों ने ऐसा कुछ यहाँ पे शब्दबाज दिखा दिया या ऐसा कोई इम्पैक्ट यहाँ पे हो गया है कि वोट को आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नरेश उत्तम बड़ा चेहरा है प्रदेश में, चूंकि 4-5 वर्ष से समाजवादी पार्टी के लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका कितना इम्पैक्ट, चूंकि यहाँ फतेहपुर जनपद के वो रहने वाले हैं, तो उनका इम्पैक्ट कितना बड़े चेहरे के रूप पर है या एक प्रत्याशी जो सामान्य होता है जनपद का, उस रूप में देखते हैं? देखिए, नरेश उत्तम नो डाउट एक बड़ा चेहरा है, नहीं कर दिए गए थे, वो एक आपको भी पता हो घटना क्यों कर दिए गए थे। आप लोकल की राजनीति में करेंगे सिलेक्शन और इलेक्शन में, तो नरेश जी सिलेक्शन की राजनीति में परफेक्ट थे, इलेक्शन की राजनीति में उनका जिले में कोई जनाधार नहीं था। आज उनको ज्यादा लोग इसलिए जानते, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जानते हैं। आज उनकी क्या स्थिति है, पार्टी उनके साथ समाजवादी पार्टी का वोटर है और जोर जोर से लगा हुआ है, भीड़ में आप देख रहे हैं, भीड़ में संख्या बढ़ रही है, तो उसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन आप नरेश उत्तम की बात करें तो नरेश उत्तम का इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी का वोटर हो सकता है, उनके समाज को देख वोट उनके साथ आ सकता है, लेकिन जमीनी बात करेंगे आपकी उनकी जमीनी पकड़ कितनी है, तो संगठन के लेवल में तो ठीक है, प्रदेश लेवल डेस्क के एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक की भी मुझे नहीं लगता कि फतेहपुर में कोई उनकी उपलब्धि ऐसी रही है जिसके दम पे वो आगे जाएं। तो चुनाव किसके बीच में मानते हैं? देखिए, आप अगर जाएंगे प्रत्याशी लेवल पे ना, तो साध्वी को 2 चुनाव लड़ने का अनुभव है, 2 चुनाव लड़ा है, उन्होंने जीता है। नरेश उत्तम ने चुनाव लड़ाया है, इतना बड़ा उनके साथ नहीं है। आज समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, भाजपा भी लड़ाई में है, ये तो वोटर तय करेगा, लेकिन आज जो चुनाव है वो भाजपा और सपा के बीच है। जैसे हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं तो हम लोगों ने कई जगह देखा कि लोगों का कहना ये है कि सांसद के प्रति कुछ लोगों की नाराजगी दिखी। हालांकि मोदी के नाम पर लोग अलग कहते नजर आए कि नहीं, मोदी से खुश हैं, सांसद से नाराज हैं। क्या ऐसा कुछ जनपद में है वास्तविक में? देखिए, बिल्कुल वास्तविक में तो ऐसा है ही है, क्योंकि साध्वी जी के लिए आम जनता की शिकायत है कि उनकी पहुंच गत 10 वर्षों से, क्योंकि इनका कार्यकाल 10 वर्षों का हो चुका है, तो पब्लिक के बीच में उतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी होनी चाहिए, जितनी पब्लिक को अपेक्षा थी
कि अपनी शिकायतें उनसे कर सकती या उनके नुमाइंदों से कर सकती, तो न वो पहुंचे न उनके नुमाइंदे पहुंचे। अब हम लोग चूंकि रिपोर्टिंग में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पर जाके देखते हैं मतदाता का जो रुझान है वो सिर्फ मोदी के चेहरे पर है, उसके आधार पे ही वोटिंग होगी। बाकायदा अगर ये आप पूछें कि साध्वी जी का कोई विशेष योगदान जनपद के लिए हो तो ऐसा जनता के लिए तो नहीं दिखता, क्योंकि जो योजनाएं हैं वो सारी केंद्र की हैं। फतेहपुर के लिए आज भी अगर साध्वी जी से पूछा जाए कि आपका एजेंडा फतेहपुर का क्या है, तो वो सिर्फ मोदी जी की योजनाएं ही गिनाती हैं। जी, तो जमीन पर क्या मानना है, चुनाव किनके किनके बीच में? जमीन पर देखिए, चुनाव चूंकि नरेश उत्तम पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो एक बड़ा चेहरा तो माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बसपा का कैंडिडेट एक तो लोकल का ना होना और दूसरी बात पब्लिक के बीच में न रहना, ये काफी असर इसका डालेगा। बसपा का कैंडिडेट तो तीसरे नंबर पे ही जाएगा, लड़ाई सपा और भाजपा में ही होगी। सर, एक सवाल आपसे और है कि एक मैसेज जो जनपद में कन्वे होता है कि कुछ जो उच्च वर्ग के वोटर हैं, क्षत्रिय बिरादरी के, कुछ ब्राह्मण, उनकी नाराजगी की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, क्या ऐसा वाकई ग्राउंड लेवल में है? निकाय चुनाव में जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो नाराजगी का बड़ा आधार है। अभी हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए हैं, कई ऐसे निकाय हैं जहां पे जबरदस्त विरोध हुआ है, आज भी वो अभी बरकरार है। हालांकि कई ऐसे जो निकाय चेयरमैन हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, बट नाराजगी अभी लोगों में बाकी है और इसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ेगा। और पिछले 2-3 दिन के जो फील्ड पे जो आ रही बातें आ रही हैं, जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं, वो ये है कि उच्च वर्ग काफी हद तक नाराज है और उच्च वर्ग का केवल तर्क यही है कि हमें मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, बट साध्वी को लेकर नाराजगी। किस जाति का कितना मतदाता अप्रोक्स है? समथिंग 3.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है। वो हमें नहीं लगता है कि कहीं ये लास्ट में टूटेगा। ये इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह का वो जो छत्री है, छत्री का भी यही है, ब्राह्मण छत्री यहाँ पे लगभग बराबर है। सबसे अहम चीज है, वो देखने वाली बात यह है कि जो सबसे ज्यादा मतदाता है वो मुसलमान और कुर्मी है, ठीक। और ये कुर्मी मुसलमान दोनों का कितना हद तक ये सपा ले जाती है ये भी तय करेगा। अगर कहीं कुर्मी बिरादरी में अगर कहीं कोई वोट बटता है या कहीं कुछ दूसरे पाली पे जाता है तो ये फिर बड़ा प्रभाव डालेगा। दूसरी एक सबसे अहम चीज यहाँ है, लगभग 4.5 लाख मतदाता अपने जनपद में एससी वर्ग का है। अब इस चुनाव में चूंकि वही चीज आई कि बसपा प्रत्याशी चूंकि यहाँ का नहीं है, बाहर का है, वो कितना प्रभाव डालता है, मोदी जी के मुद्दे कितने डालते हैं, कितनी योजनाओं को लेकर लोग किस हद तक उनकी भाजपा के साथ जाते हैं, ये सब देखने वाली बात है और ये इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको कि इस बार किस तरह का चुनाव जनपद में होने वाला है प्रत्याशियों को लेकर, जिस तरह की कांटे की टक्कर बताई जा रही है? इस बार का चुनाव जो है मुद्दों के आधार पर होना है। एक तरफ तो मोदी के मुद्दे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी का जो मुद्दा है, जो नौजवानों को रोजगार और महिलाओं को तमाम तरीके की सुविधाएं देने के लिए, इस पर निर्भर करेगा कि आखिर ये नौजवान पढ़ा लिखा शिक्षित जिधर जाएगा चुनाव में जीत उसी पार्टी की होगी। जैसे राहुल जी की चर्चा आपने किया है, कांग्रेस से राकेश सचान जो यहाँ के एमपी रहे 2014 तक, वो हारे। इसके बाद वो 19 में कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस से जब चुनाव लड़े तो वो तीसरे नंबर पर चले गए। तो कांग्रेस को आज आप इस इम्पैक्ट में जनपद में देख रहे हो कि उनके पास कितना वोटर होगा? भाई, मामला समय परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ पार्टियों के तमाम मुद्दे परिवर्तित होते हैं। वर्तमान में जो मुद्दा जा रहा है गिनाए मोदी जी के और फिर राहुल गांधी के, उन्हीं मुद्दों के आधार पर यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा शिक्षित जो घूम रहा है सड़कों में, और जो 69,000 नौकरियां हैं उसको लेकर एक सैलाब अगर आता है तो चुनाव टक्कर का होगा, नहीं वरना यहाँ पे बीजेपी की साध्वी रंजन ज्योति भारी पड़ रही है। चुनाव किसके किसके बीच में है? चुनाव जो है एनडीए गठबंधन और भाजपा के बीच में है। तो ये वरिष्ठ पत्रकारों के फतेहपुर जनपद की राय थी। राय अलग अलग है और कई सारे जो ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जो जनपद की बेसिक स्थिति है, गहन आकलन है, उसको वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि किस तरह से जो है चुनाव होने वाला है।
हालांकि 20 मई को लोग अपना मतदान करेंगे। जनपद में लगभग 19.5 लाख मतदाता है जो अपना मतदान करेंगे और 4 जून को ये रिजल्ट आएंगे, जिसके बाद यह निश्चित हो पाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर फतेहपुर से कौन बैठेगा जाके और कौन फतेहपुर का सांसद बनेगा। लेकिन जो कयास हैं वो यही है कि फतेहपुर से जो है साध्वी निरंजन ज्योति जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं और नरेश उत्तम जो इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं, उनके बीच में ही कड़ी टक्कर होने वाली है। विवेक मिश्रा, भारत समाचार, फतेहपुर।